हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एशियन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान परीक्षा 11 सितंबर 2022 को 4 केंद्रों पर आयोजित होगी। प्रतियोगिता में कक्षा 6 से स्नातक तक के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। यह जानकारी एशियन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के निदेशक सुरेंद्र पांडे ने अपने इंस्टीट्यूट पर एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। श्री विश्वनाथ सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा संचालित एशियन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान परीक्षा 11 सितंबर को 4 केंद्रों पर होगी। यह जानकारी देते हुए इंस्टीट्यूट के निदेशक सुरेंद्र पांडे ने एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में कक्षा 6 से स्नातक तक के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं। यह परीक्षा जूनियर व सीनियर वर्ग में आयोजित होगी। जूनियर वर्ग में कक्षा 6 से कक्षा 9 तक तथा सीनियर वर्ग में कक्षा 10 से स्नातक के छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर सकते हैं। विजयी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के साथ साथ पुरस्कार भी दिया जाएगा। विश्वनाथ सामाजिक सेवा संस्थान द्वारा संचालित एशियन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ओर से सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन 11 सितंबर रविवार को 2 ग्रुप में होने वाला है। जूनियर वर्ग में प्रातः 9 से 10 बजे और सीनियर वर्ग में 11 बजे से 12 बजे तक होगा। 2 वर्षों से ये परीक्षा कोरोना की वजह से आयोजित नहीं हो पाई है। प्रतिवर्ष छात्र छात्राएं इस परीक्षा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और इसमें सामान्य ज्ञान में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। संस्थान की ओर से उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है और जो छात्र छात्राएं किसी भी कोर्स में प्रवेश लेते हैं तो उनको स्कॉलरशिप प्रदान कर कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने का काम संस्थान कर रहा है। इस तरह से ये परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित होगी। फर्रुखाबाद, राजपुर, कमालगंज और शाहजहांपुर जिले के भरगवा कस्बे में ऐसे 4 केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। जनपद के विभिन्न स्थानों पर गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश की प्रतिमाओं की पूजा अर्चना के बाद स्थापना की गई। इसके चलते 6 सितंबर को शहर के विभिन्न मोहल्लों के लोगों द्वारा गणेश विसर्जन यात्रा बैंड बाजों के साथ निकाली गई। फर्रुखाबाद में 31 अगस्त गणेश चतुर्थी पर जनपद के विभिन्न ब्लॉकों व तहसील एवं शहर में 118 स्थानों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं की स्थापना, हवन कर पूजा अर्चना, प्रसाद वितरण के साथ की गई। जहां नित्य प्रति भगवान गणेश की पूजा अर्चना व आरती, नित्य प्रति एवं प्रसाद वितरण किया जा रहा था। लक्ष्य के चलते कादरी गेट स्थित डॉक्टर ऋषि नाथ गुप्ता व उनकी पत्नी एवं पिता के द्वारा हवन कर पूजा अर्चना के साथ गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई थी। वहीं मऊ दरवाजा स्थित लीलावती मंदिर पर मोहल्ले वासियों ने गणेश प्रतिमा स्थापित कर नित्य प्रति हवन पूजन कर प्रसाद वितरण किया। शेष बची हुई गणेश प्रतिमाएं दिनांक 10 सितंबर तक गणेश विसर्जन यात्रा निकालकर उनकी विदाई की जाएगी। आज महिला कल्याण विभाग गोपेश्वर की ओर से जिले में 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की सुरक्षा हेतु एक गोष्ठी का आयोजित कर मिशन वात्सल्य योजना की रूपरेखा रखी गई। अब आप भी जानिए जिले में बाल संरक्षण हेतु लेखाकार विजय कुमार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आज खास बातचीत में विजय कुमार, लेखाकार, महिला कल्याण विभाग व बाल सुरक्षा के संदर्भ में इन्होंने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। साथ ही इस मिशन वात्सल्य को पूरे जिले में प्रदीप सिंह, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी व अनिल सिंह, आउटरीच कार्यकर्ता व नीरज सिंह, आगंडा प्रचारक, सभी लोग सफल बनाने में लगे रहे। सुनिए खास बातचीत। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, कहीं रह न जाए। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ सूचना इंडिया में जो खास मेहमान जो बने हैं, जैसा कि आपको विदित है, महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अधीन प्रत्येक जिले में महिला कल्याण विभाग की स्थापना हुई है और इसके तहत यहाँ पे बच्चों के भी कई तरह के कार्यक्रम, उनके सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम ये विभाग देखता है। और हमारे साथ आज जो खास मेहमान बने हैं जो कि बाल विकास के कार्यक्रमों को देखते हैं, यहाँ पे श्रीमान विजय कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। धन्यवाद। सूचना इंडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ जो इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों को यहाँ पर आयोजित करते रहते हैं। जी सर। और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं जो कि गोपेश्वर में बाल विकास सुरक्षा के कार्यों को देख रहे हैं। श्रीमान विजय कुमार जी से खास बातचीत। सर, दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय में जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत हम देख रहे हैं कई तरह की योजनाएं आज जनपद में चलाई जा रही हैं सर। इसमें कि एक काफ़ी पॉपुलर आज एक स्कीम चल रही है सर,
मिशन वात्सल्य। तो दर्शक जानना चाहते हैं सर, ये मिशन वात्सल्य आखिर कौन सी योजना है और क्या क्या इसके लाभ हैं और क्या इसके जो है और भी इसके डायमीटर हैं सर? जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा अपने जनपद वासियों को कि वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से अभी जनपद स्तर पर पूरे उत्तराखंड में मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण सेवाएं योजना का संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2016 से जनपद में संचालित है और वर्तमान में भी अभी कार्य कर रही है। जी सर। तो आपने देखा कि किस तरीके से बच्चों की सुरक्षा हेतु यहाँ पे अहम कदम उठाए जा रहे हैं श्रीमान विजय कुमार जी और यहाँ पे जो आपका महिला कल्याण विभाग है गोपेश्वर द्वारा। सर, हम आपसे अगला क्वेश्चन ये करना चाहते हैं सर कि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जनपद में आज भी एक और हमारा देश आज़ादी के 75वें वर्ष मना चुका है, विकसित देश की हम कल्पना कर रहे हैं। दूसरी ओर आज भी हमारे देहाती क्षेत्रों में, पर्वतीय जनपद में कई तरह की बाल मजदूरी हमें देखने को मिलती है। छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, बाल शोषण और बाल हिंसा, कई तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलती है सर। तो इसके लिए आपके विभाग द्वारा क्या क्या कार्य वर्तमान में जिले में चलाए जा रहे हैं सर, और क्या आपका प्रयास रहता सर? मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो मिशन वात्सल्य बाल संरक्षण जो सेवा चल रही है, योजना जो चल रही है, इसके अंतर्गत हम ऐसे बच्चों को लेते हैं जो 0 से 18 वर्ष तक के जो ऐसे बच्चे हैं जो शोषण के शिकार हैं, उत्पीड़न के शिकार हैं, गरीबी हैं या अनाथ हैं, लापता हैं, विकलांग बच्चे हैं और जो शोषण के शिकार हैं, हिंसा के शिकार हैं, देह व्यापार से जो ग्रसित हैं, बाल मजदूरी हो गया, बाल यौन हिंसा हो गया, अपंग जो बच्चे हैं या भीख मांगने वाले जो भिक्षावृत्ति वाले जो बच्चे हैं और जो बच्चे हथियार इस तरह के जो रखते हैं और अक्षमता जिनके अंदर है और नशाखोरी में लिप्त बच्चे, HIV जो एड्स है, गंभीर बीमारी से जो ग्रसित जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो विधि विवादित हैं, उनको इस योजना के अंतर्गत हम लोग वर्तमान में लाभान्वित कर रहे हैं और इसके माध्यम से कई बच्चों को हम जनपद स्तर पर सहायता प्रदान कर रहे हैं और उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी सर। तो सर, किस तरीके से आप उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं सर? अभी मिशन वात्सल्य के अंतर्गत हम लोग एक प्रवर्तकता एक योजना है, उसको हम संचालित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए हैं या जिनकी माता विधवा है, वो विस्तारित कुटुंब के साथ रह रहे हैं और जिनके माता पिता जो जीवन के जो संकटमय रोग है, उनको कुछ ऐसी बीमारी, गंभीर बीमारी है जिसके कारण वो अपने बच्चों का लालन पालन करने में, पोषण करने में, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जहाँ जैसे ऐसे माता पिता जिनके माता पिता की दुर्घटना से मृत्यु हो गई है और वो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके संरक्षण और देखरेख करने वाला उनके परिवार में कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम वर्तमान में आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 2000 की आर्थिक सहायता उनको प्रदान की जा रही है। अभी वर्तमान में इस वित्तीय वर्ष 2022 से सरकार के सहयोग से इस स्पॉन्सरशिप सहायता को बढ़ा करके 4000 रुपये प्रतिमाह किया गया है और वर्तमान में जनपद में अभी हम इस प्रकार के ऐसे 56 बच्चों को अभी तक हम लाभान्वित कर रहे हैं। साथ ही अभी जो कोविड काल अभी आपने देखा होगा चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं, तो कोविड काल के दौरान वर्तमान में सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का भी संचालन किया जा रहा है, जिसको देखने का कार्य जो है हम लोग ही कर रहे हैं। मिशन वात्सल्य के अंतर्गत ये कार्य किया जा रहा है और इसके अंतर्गत अभी वर्तमान में हम जनपद में 109 बच्चों को लाभान्वित कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं सूचना इंडिया और हम आपको दिखा रहे हैं महिला कल्याण विभाग गोपेश्वर के अंतर्गत चल रहे बाल सुरक्षा के कार्यों के बारे में। सर, दर्शक जानना चाहते हैं सर, वर्तमान समय में बाल शोषण और बाल हिंसा को रोकने के लिए कौन कौन सी योजनाएं आपके विभाग द्वारा चलाई जा रही है? बाल शोषण को रोकने के लिए हमारे यहाँ पर मिशन वात्सल्य योजना का संचालन किया जा रहा है और इसके अंतर्गत हम लोग उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं,
जिसके अंतर्गत स्पॉन्सरशिप सहायता उनको प्रदान की जाती है। इस सहायता के अंतर्गत ऐसे बच्चे जो किसी कारण शिक्षा से वंचित हो गए हैं या वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जिसके कारण उनके पोषण नहीं हो पा रहा है, वो समाज की मुख्य धारा में वापस नहीं आ पा रहे हैं, ऐसे बच्चों को संवर्धन के लिए, उनके संरक्षण के लिए स्पॉन्सरशिप योजना सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है, जिसमें उन बच्चों को 2,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती रही है। और अभी वित्तीय वर्ष 2022-23 में अप्रैल माह से इस धनराशि को बढ़ा करके सरकार ने 4,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके साथ साथ कोविड काल में जो हमारे बच्चे अनाथ हो गए थे, तो ऐसे बच्चों के लिए भी मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें ऐसे बच्चे जिन्होंने 1 मार्च 2020 से और 31 मार्च 2022 की अवधि में जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, या माता पिता में से किसी एक को खो दिया है, या संरक्षक जिसके साथ वो रहते थे उसको खो दिया है, ऐसे बच्चों को 3,000 रुपये की सहायता 21 वर्ष तक की अवधि के लिए उनको प्रदान की जा रही है। वर्तमान में अभी हमारे जनपद में 109 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही कोरोना के कारण कोविड काल में ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता और पिता दोनों को खो दिया है, ऐसे बच्चों के लिए PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भी जनपद में संचालित है, जिसके अंतर्गत अभी तक इस श्रेणी के अंतर्गत हमारे पास एक ही बच्चा अभी तक आया है, जिसको कि 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जो है सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। और साथ ही ऐसे शोषित पीड़ित बच्चे जो किसी कारण से शिक्षा के माध्यम से नहीं आ पा रहे हैं, या उनके स्वास्थ्य का संवर्धन नहीं हो पा रहा है, या इनका कोई नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास जनपद स्तर पर गृह संचालित हैं, जिनको कि उन गृहों में भेजने का भी हम लोग कार्य करते हैं, जहां पर उनका उचित देखरेख और संरक्षण उनको प्राप्त हो सके, उनकी शिक्षा, पठन पाठन और अन्य गतिविधियां वहां पर अपनी ठीक प्रकार से कर पाएँ। इस तरह की योजनाओं का हमारे विभाग द्वारा संचालन वर्तमान में किया जा रहा है। जी। तो ये थे हमारे श्रीमान विजय कुमार जी, लेखाकार और वर्तमान समय बाल सुरक्षा के कार्यक्रम को जो देख रहे हैं वर्तमान में गोपेश्वर में। सर, काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी सर, और बताया कि किस तरीके से कोविड काल में और जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनको आज अच्छी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो कि काबिले तारीफ है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। सूचना इंडिया का मैं धन्यवाद करूंगा, और मैं तमाम जो हमारी जो जनता है, जो लोग हैं, जनमानस है, उससे भी मैं अपील करना चाहूँगा कि यदि आपके आस पड़ोस में, आपके बगल में, आपके परिवार में या आपके आसपास इस तरह का यदि कोई बच्चा आता है या आपको उसकी जानकारी है, तो आप उसकी सूचना जिला बाल संरक्षण इकाई या जिला प्रोबेशन अधिकारी को दे सकते हैं। इसकी सूचना देने के लिए आपकी जो जानकारी है उसको गोपनीय रखा जाएगा। यदि आपके आसपास इस तरह का कोई बच्चा है तो उसकी जानकारी आप हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। जी सर। तो देखते रहे सूचना इंडिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। लंबा चलेगा। हाई परफ इंजन ऑयल, a new vision of performance। शिक्षा नगरी कोटा में शिक्षक दिवस के खास अवसर पर सामाजिक संस्था और मीडिया की अनूठी पहल देखने को मिली, जिसमें एक मंच पर शिक्षक, प्रशिक्षक, लेखक और पत्रकारों का सम्मान हुआ। कार्यक्रम की खासियत यह रही कि इसमें वरिष्ठ, युवा और महिलाओं के साथ शासन और प्रशासन से जुड़े शिक्षक नेता भी शामिल हुए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण को समर्पित इस दिन पर सूचना इंडिया की यह खास कवरेज। आगे देखें। जनहितकारी सामाजिक संस्था सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट, ऑल इंडिया मीडिया एसोसिएशन जिला कमेटी में मीडिया हाउस राजस्थान एवं सूचना इंडिया न्यूज चैनल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन नयापुरा कोटा में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षक व सरकार नेता ईश्वर सिंह कुशवाहा, विशिष्ट अतिथि अरुण भार्गव, सदस्य बाल कल्याण समिति, विशेष आमंत्रित अतिथि रंगलाल मेहता, पूर्व शिक्षा उप निदेशक के सानिध्य और मुख्य ट्रस्टी एडवोकेट भुवनेश शर्मा, सुनीता कंवर, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया
मीडिया संगठन के सानिध्य में शिक्षक, पत्रकार, लेखक और समाजसेवी की उपस्थिति में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण, पूजन अर्चन के साथ हुआ। कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक मेघना शर्मा का शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। साथ ही विभिन्न विधाओं के प्रशिक्षकों तथा ISTD के पूर्व चेयरमैन अनीता चौहान, फाइनेंशियल ट्रेनर विजय निगम, स्किल ट्रेनर पंकज शर्मा, रेखा शाक्य, दिलशाद, अमन लाल एवं पत्रकार रिपु दमन सिंह, प्रताप यादव, ब्रिजेश विजयवर्गीय, सौरभ सोनी, महिपाल गोदारा, प्रकाश गौतम को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह दिया गया। कार्यक्रम में सभी का स्वागत एडवोकेट भुवनेश शर्मा और सूचना इंडिया कोटा की ब्यूरो चीफ सेवा पटेल ने किया। आगे देखिए सूचना इंडिया के खास कवरेज। ये भी संकल्प हमें करना चाहिए इस दिवस पर कि जो मार्ग राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमें दिखाया था कि जो भी ज्ञान हमारे अंदर है हम उसका उपयोग दूसरों के हित के लिए करें। तो उस रास्ते पर आज शिक्षक समाज कम चल रहा है। शिक्षक समाज को आज इतने सारे दूसरे कामों में उलझा दिया गया है कि उनको पढ़ाने का मौका ही कम मिल रहा है। तो जो सम्मान पहले गुरु का हुआ करता था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उसका स्थान टीचर ने और सर ने ले लिया है। और दूसरी तरफ हम देखें तो उर्दू में एक शब्द है उस्ताद। अगर गुरु के बजाय अगर उस्ताद शब्द अगर इस्तेमाल करते हैं लोग तो वहाँ बड़ी उसकी कदर की जाती है। और दूसरी तरफ हिंदी भाषा का शब्द जो है गुरु, वो धीरे धीरे विलुप्त सा होता जा रहा है। तो हमें गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। वो जो पुराने सम्मान जो गुरु जी का पहले हुआ करता था वो सम्मान वापस कायम हो, इसके लिए सभी टीचर्स को, सरकार को और समाज को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। मैं ईश्वर सिंह, शिक्षक संघ शेखावत, संरक्षक और मंत्री शिक्षा विभाग सहकारी समिति कोटा। और मैं भी एक स्कूल चलाता हूँ, क्योंकि मैंने जब रिटायरमेंट हुआ तो उसके बाद ये सोचा कि आखिर क्या जितने वर्ष इसमें निकले तो अब क्या निकलना चाहिए। तो मैंने नील गगन के तले धरती का प्यार पले ये सोचकर एक खाली ज़मीन पर, जैसा कि मैंने कहा नील गगन के तले, खाली ज़मीन पर 7 बच्चों को बिठाकर पढ़ाना शुरू किया था और वो आज जो है स्कूल बहुत अच्छी स्थिति में चल रहा है। तो इस दृष्टि से जो है लगाव बहुत ज़रूरी है। और जितनी बातें हैं, हर एक आदमी आजकल तो छोटी छोटी जगह पर बैठा हुआ आदमी, पान की दुकान पर भी बैठा हुआ आदमी शिक्षा की बात करता है। वो है कि नहीं है, क्या है, वो सब अपने अपने दृष्टिकोण से सोचते हैं। लेकिन असल में दृष्टिकोण जो भी है वो शिक्षा का तो अनेक बातें उनके बारे में कही जा सकती है। शिक्षा अनेक प्रकार के विषयों की होती है, उसके बारे में कही जा सकती है। लेकिन ज्ञान जो है मूल में एक होता है और ज्ञान की विभिन्न शाखाएं होती है और विभिन्न शाखाओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न जो है एक्सपर्ट्स जितने भी हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि शिक्षक दिवस के ऊपर जो ये आज का आयोजन हुआ और जो मीडिया की तरफ से भी हुआ, जिसे लोकतंत्र का चौथा पाया माना जाता है, उनकी ओर से इसमें पहल की गई है। और चैरिटेबल ट्रस्ट, सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भुवनेश जी के प्रयास से जो कार्यक्रम हुआ, मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। अगर हम ये देखें कि जो शिक्षा का जो स्तर है और जो अभी जो भारत में जो नई शिक्षा नीति जो लॉन्च हुई है और अब उसका क्रियान्वयन अब इस साल से शुरू हुआ है, तो उस क्रियान्वयन के साथ जो, जैसा कि आपका दर्द है कि जो शिक्षक हैं वो शिक्षक अपने मूल कार्य से दूर है, तो वो मूल कार्य से दूर है, वो भी इस पे लौटेंगे क्योंकि हम एक्स्ट्रा स्किल्स की बात कर रहे हैं। और जैसा सर ने अभी बताया कि हम बात कर रहे हैं नीले गगन के तले से, जब उन्होंने बात शुरू की तो जो शिक्षा का स्तर है वो डेफिनेटली नए आयाम पाने वाला है नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के साथ। और उसमें चैरिटेबल ट्रस्ट सुमित्रा देवी जी है, चाहे हम जैसे बात करते हैं, हम ज्ञान आपके द्वार की बात करते आए हैं, तो हम कोटा ज्ञान द्वार, हम तो ज्ञान को आपके द्वार तक लेके जाते हैं, इस टैगलाइन के साथ हम काम कर रहे हैं। और जो शिक्षक जो एक कार्य करते हैं वो ठीक है, एक निश्चित तनख्वाह पाते हैं और अपना टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, ये वहाँ तक सीमित नहीं होता है। शिक्षक के अलावा अगर हम देखें तो प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रमों का भी बहुत ही बेहतरीन जो है इसके अंदर बहुत योगदान रहता है। तो हम कई जो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं
उनके अंतर्गत जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हम आयोजित करते हैं, चाहे वो ISTT के बैकग्राउंड पे करते हों, ज्ञान द्वार के साथ करते हों, अब मीडिया हाउस जैसी संस्थाएं भी उसमें जुड़ रही हैं। तो ये एक नवीन शुरुआत है और मैं जानती हूँ कि जब कोटा में किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो वो बहुत बेहतरीन अपने आयाम तक पहुँचेगी। इस शिक्षक दिवस के समारोह का आयोजन किया गया। मेरे पिता भी एक शिक्षक थे और मेरे पिता ने जो कोटा हिजाई नेस का बादल महल है, कोटागढ़ पैलेस से ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद मेरे पिताजी द्वारा ऐसे लोगों को शिक्षा दी जो खेतों पर दिन भर काम करते थे और रात्रि को 8 बजे आने के बाद रात्रि को 8 बजे हमारी चबूतरी पर चौपाल लगा करके और फर्श बिछा करके और प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से उन लोगों को शिक्षा उनके द्वारा दी गई जो कभी स्कूल नहीं गए, खेती का काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे, हाली का काम करते थे। ऐसे लोगों को मेरे पिताजी के द्वारा हमारे गांव में चौपाल पर शिक्षा दी जाती थी। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने विधि का अध्ययन किया और विधि का अध्ययन करने के बाद उसी विधि महाविद्यालय में जिसमें मैं छात्र रहा, मुझे गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्राध्यापक का कार्य करने का अवसर मिला। उसके पश्चात विधिक सेवा प्राधिकरण में भी मुझे प्रशिक्षण देने का और प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे अवसर पर हमने सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से इस अवसर पर इस आयोजन का और जो भी समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, जो भी समाज को नई दिशा और दशा प्रदान करते हैं, जो भी दीन दुखियों की सेवा करते हैं, जैसे मदर टेरेसा ने गंदी बस्तियों में जा कर के उन लोगों का इलाज किया जहां तक कोई चिकित्सक पहुंच ही नहीं पाता था। तो ऐसे अवसर पर हम भी ऐसे बच्चों को शिक्षा भी गोपाल मिल स्टेशन क्षेत्र में प्रदान कर रहे हैं। जो बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए, ऐसे बच्चों को 3 महीने का प्रशिक्षण दे करके और उनको विद्यालय में प्रवेश दिला रहे हैं। ऐसे लोगों की शिक्षा का कार्य किया जा रहा है। तो ऐसे क्षेत्र में कार्य करने वाले, हमारे शिक्षा क्षेत्र से जुड़ने वाले सभी लोगों का हमने सम्मान करने का सौभाग्य। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है और आज का दिन सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति बने, उनके जन्मदिवस के अवसर पर ये उन्हें समर्पित है। और आज हमने सुमित्रा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट, मीडिया हाउस राजस्थान और उसमें सहयोगकर्ता के रूप में स्काउट गाइड चाइल्ड लाइन को जोड़ते हुए आज के दिवस का आयोजन रखा ट्रस्ट परिसर में। और आज हमने शिक्षक का मतलब वो नहीं है जो केवल विद्यालय या स्कूल या कॉलेज में जाने कर पढ़ाने वाले ही हैं। शिक्षक का मतलब वो है जो किसी भी प्रकार के शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आज हमने विभिन्न प्रकार की श्रेणी के शिक्षकों को बुलाकर यहाँ ट्रस्ट में सम्मानित किया। हमने स्किल एंड ट्रेनिंग के लिए सुश्री अनीता चौहान को, हमने अच्छे और बुरे स्पर्श के लिए रेखा, दिलसाद और अमरलाल को, हमने फाइनेंशियल एडवाइस के लिए विजय निगम को, हमने निदेशकों के रूप में अरुण भार्गव जी और पंकज शर्मा जी को, पत्रकार भी क्योंकि एक शैक्षणिक जगत से जुड़ी हुई विधा के रूप में है, तो हमारे बहुत सारे पत्रकार बंधुओं को भी आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। और उम्मीद करते हैं कि आज के दिवस शिक्षक अब वास्तव में, क्योंकि शिक्षक, गुरु, मास्टर साहब, माट साहब, कई सारे नाम शिक्षक के बन गए और शैक्षणिक कामों के अलावा भी उनसे कई सारे ऐसे गुरुतर कार्य लिए जा रहे हैं कि वो अपने मूल काम पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। ऐसे में मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि इन्हें इनके मूल कार्य में प्रवृत्त रखा जाए। और गुरुजनों से भी मेरा आग्रह है कि वो अब कोचिंग या ट्यूशन की ओर प्रवृत्त न हो और अपना जो उनका मूल कार्य है उसको संपादित करें। आज के अवसर पर सभी आमजनों को, शिक्षकों को, संचालकों से क्या अपील करना चाहेंगे? मनमानी फीस वसूल रहे हैं विद्यार्थियों से। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आजकल शिक्षा को हमने व्यवसायीकरण की ओर ले लिया और ये व्यवसायीकरण किसी के लिए भी हित में नहीं है।
न समाज के लिए, न छात्र के लिए, न शिक्षक के लिए, न उनके संचालकों के लिए। तो मैं ये भी मानता हूँ कि गतिविधि चलाने के लिए अर्थ की एक अहम भूमिका है। ऐसे में ट्रस्ट द्वारा क्या सहयोग मिल सकता है उन छात्रों को? ट्रस्ट के द्वारा तो हमने ये कहा है कि भाई यहाँ भी आप अगर शून्य का महत्व समझा के वो शून्य को अगले अंकों तक कैसे जोड़ना है और कैसे ऊपर तक जाना है, सही दृष्टिकोण में, सही मामले में, वो शिक्षक बताता है। शुरुआत तो उन्होंने 0 से की, शून्य से, और लेके आपको बहुत ऊंचाई तक है, तो वो है शिक्षक। और आप सभी कहीं ना कहीं अपने घर में, परिवार में, अपने फील्ड में कहीं ना किसी तरह से शिक्षक है ही। हम सभी, आप सभी लोगों से भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैंने योगा की सहायता की, पर इनसे बहुत कुछ सीखने मिला कि कैसे आचरण और कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवस्थाएं रहनी चाहिए। तो हर कोई सीख ही रहा है। छोटी सी कहानी याद आती है मुझे, बहुत छोटे से में विस्तार, बहुत बड़ी हो जाएगी वो। काले और सफ़ेद पत्थर की। एक जंगल में एक आदमी था जो कि पत्थरों पे काम करने की उसकी आदत थी। वो जंगल में जाता है तो एक बड़ा सा काला पत्थर उसको दिखाई देता है, तो उसको कहता है रास्ते में आया, चिकनाहट अच्छी है, मैं इसको सफाई करके इसका कुछ यूज़ कर लूँ। तो वो थोड़ी देर मेहनत करता है, काले पत्थर को ठोक के, आज थोड़ा देर ठोका, वो पत्थर को तकलीफ होती है, वो अंदर से बोलता है कि मुझे तकलीफ हो रही है, तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। जैसे हम बोलते हैं, टीचर आप कितना पनिशमेंट दे रहे हो या कितना सिखाओगे, कितनी क्लासेस लोगे, बस अब टिफ़िन खाना है, भूख लगी है। पर फिर भी वो मेहनत करते जाता है, वो बर्दाश्त करता है काला पत्थर, और जो उस पर काम कर रहा होता है वो उस पर मेहनत करता है। लगातार मेहनत करते वो एक मूर्ति में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है जंगल की तरफ। वो व्यक्ति, वो काला पत्थर मूर्ति के रूप में वही छूटा हुआ है। वो आगे जाता है, एक सफ़ेद बहुत सुंदर पत्थर दिखाई देता है, और वो उसका कोशिश करता है कि उसको भी साफ करे और उसको भी कुछ अपनी प्रोसेस करे, उस पर भी कुछ वो उसको भी तराशने की कोशिश करता है, ठोक ठाक करता है। पहले दूसरे बार में ही वो सफ़ेद पत्थर कहता है, भैया मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। वो कहता है थोड़ा दर्द होगा पर बर्दाश्त करो, पर फिर भी वो मना कर देता है। वो उसको छोड़ के वैसे ही चला जाता है। थोड़े समय बाद, 1-2 साल बाद, वो व्यक्ति उसी जंगल से दोबारा गुजर रहा होता है, देखता है कि वहाँ वो बड़ा सा भव्य मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में वो जो काली मूर्ति, जो काला पत्थर था, जो रास्ते पे मिला था, उसने जो तराशा था, उसकी जो मूर्ति का आकार दिया था, उसको पूजा जा रहा था वहाँ पे। माता पिता के बाद में टीचर्स और गुरुजन ही ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी का मार्गदर्शन दिखाते हैं। लेकिन आज इस खास अवसर के ऊपर मैं ज़िंदगी को भी टीचर्स डे की मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि जो उतार चढ़ाव ज़िंदगी हमें सिखाती है और डट के खड़ा रहना हमें सिखाती है, तो एक टीचर और एक शिक्षक ही है हमारी ज़िंदगी। आप सभी अपने ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी को कुछ ना कुछ बेहतर और अच्छा ज़रूर बताते होंगे। शिक्षक बड़ा या छोटा नहीं होता, शिक्षक शिक्षक ही होता है। टीचर्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं एक उम्र है, ज़रूरी नहीं है पढ़ा लिखा होकर ही कोई अच्छी बात या अच्छी चीज़ ज़िंदगी में कोई किसी को सिखाता हो। जैसे कि आप देख सकते हैं गांव में भी ऐसे बहुत से अनपढ़ लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो बहुत ऐसी बातें सिखाते हैं अपनी ही जीवन से सीखी हुई, जो उनको ऐसा मार्गदर्शन बताती है, जो ऐसी चीज़ें सिखाती है जो आज की पीढ़ी नहीं सीख सकती, क्योंकि उनको एक अनुभव है। जैसे कि रंगलाल सर हमारे बीच में है, मैंने उनसे कहा था कि उनको 91 ईयर्स के हैं वो, और 92 के बहुत जल्द होने वाले हैं। तो जितना एक्सपीरियंस उनको है ज़िंदगी का, और वो जो चीज़ बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, वो शायद हमें सीखने के लिए 50 साल आगे जाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, हर दिन शिक्षक दिवस है, मैं तो ये मानती हूँ, कोई पर्टिकुलर दिन नहीं होता। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती के उपलक्ष्य के अंदर ये मनाया जाता है टीचर्स डे। हम सभी सामाजिक कार्यों में
या किसी भी कार्य अच्छे कार्यों के अंदर अपना योगदान दें। ज़रूरी नहीं है योगदान बड़ा हो या छोटा हो, योगदान योगदान होता है। ऐसे ही छोटा योगदान हम सब ने मिलकर कोशिश करी देने की। आप सबका सर्वप्रथम तो मैं तो केवल इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा कि गुरुओं को सम्मान दें, अच्छे काम करें। 24 घंटे में अपन एक बार सोच लें कि भाई चाहे बहुत छोटा सा काम बताऊँ, जैसे आप अकेले आ रहे हैं, आपको लगे कोई बहुत अच्छा सज्जन आदमी खड़ा है और उसको नयापुरा जाना है और आमपुरा से आ रहे हैं आप, उसको नयापुरा छोड़ दें। हल्का सा, ऐसा ये ज़माना नहीं है इस तरह का, लेकिन फिर भी 24 घंटे में एक छोटा सा हल्का सा अच्छा काम करें तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, विल पावर बढ़ेगी। धन्यवाद, जय हिंद। कोटद्वार नगर निगम के नगर आयुक्त किशन सिंह नेगी के द्वारा कोटद्वार में अवैध अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें नगर में संचालित होटलों में छापेमारी की गई, जिसमें नगर आयुक्त के द्वारा होटल में इस्तेमाल हो रहे 6 घरेलू सिलेंडरों को सीज किया गया। नगर आयुक्त के द्वारा एक खनन सामग्री से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी सीज की गई। वहीं नगर आयुक्त के द्वारा कहा गया, हम 1-2 दिन चेतावनी देने के बाद पुलिस और RTO के साथ मिलकर संयुक्त 2 पहिया वाहन चालकों के भी चालान काटेंगे। आज हम लोगों ने गुजरे मार्ग में अतिक्रमण की कार्रवाई की गई और सभी व्यापारी बंधुओं से अनुरोध किया गया कि अपना जो वेज की सामान है अंदर रखें और पॉलिथीन में कतई प्रयोग न करें। और संभव हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि एक ट्रैक्टर वहीं ही खड़ा रहेगा हमारा, ताकि किसी भी समय जो जितने सामान को बाहर रखा उसका सामान भरे जाए। अब हम लोगों ने कुछ होटलों में कुछ सिलेंडर डोमेस्टिक सिलेंडर को यूज़ करेंगे और सिलेंडर को सीज किया और उसको जमा कराएंगे। हम लोग जो भी नियर बाय जो भी गैस गोदाम उसको जमा कराएंगे। इसके अलावा सभी लोगों से गुजारिश किया कि 2 व्हीलर्स ऑनर्स को अपना हेलमेट का प्रयोग करें। बहुत यहाँ देखने में आया कि कोटद्वार में हमारे कोई भी 2 व्हीलर्स ऑनर्स हेलमेट का प्रयोग नहीं करते। आज हमने रिक्वेस्ट किया, कल भी रिक्वेस्ट करेंगे, 2 दिन रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग एक RTO पुलिस और मैं खुद स्वयं चालानी कार्रवाई करूँगा। अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान गुमानीवाला में एक कार से 4 लीटर कच्ची शराब पकड़ी है। शराब तस्करी के आरोप में कार में सवार 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने संबंधित धारा में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाली पुलिस के मुताबिक मुखबिर ने सूचना दी है कि हरिद्वार की ओर से कार में कच्ची शराब ऋषिकेश की ओर लाई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस ने गुमानीवाला में बैरिकेडिंग कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। इस दौरान मुखबिर की बताई हुई कार को पुलिस ने रोक लिया है। तलाशी लेने पर कार के अंदर से 400 लीटर कच्ची शराब बरामद हुई। पूछताछ करने पर कार सवार ड्राइवर और एक अन्य युवक कोई जवाब नहीं दे सका। सख्ताई से पूछताछ की तो दोनों युवकों ने पुलिस को बताया कि वह कच्ची शराब ऊधम सिंह नगर से लेकर आ रहे हैं। यह शराब पहाड़ पर बेचने की उनकी कोशिश थी। महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य व सुपोषण के लिए जागृत कर अनुकरणीय कार्य कर रहा है। यह बात आज शहरी विकास, आवास, नगर नियोजन, संसदीय कार्य, विधि एवं सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बचत भवन में जिला प्रशासन एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित की गई। जिला स्तरीय मातृ वंदना सप्ताह, पोषण माह उत्सव तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सम्मान समारोह की अध्यक्षता करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कुपोषण से ग्रस्त राष्ट्र का भविष्य सदैव अंधकार में रहता है, इसलिए हमें सुपोषण के प्रति हर स्तर पर जानकारी व जागरूकता प्राप्त कर स्वयं व समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग के अंतर्गत महिलाओं व बच्चों के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की गयी है, जो समाज को स्वस्थ और सबल बनाने में अत्यंत प्रभावी है। उन्होंने कहा कि कोविड काल में देश के साथ साथ प्रदेश में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व आशा कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से कोविड से होने वाली मौतों में कमी आई है। उनके द्वारा रोगियों को चिन्हित कर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया है, जो कि अत्यंत सराहनीय रहा। उन्होंने नवजात शिशु मीरा, दीपिका व लक्षिता का अन्नप्राशन करवाया तथा सीमा व निधि की गोद भराई रस्म भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले एकीकृत बाल विकास अधिकारी छौहरा राजेश कुमार, मशोबरा रूपा रानी, शिमला शहरी स्नेहलता, रामपुर अजय बदरेल को सम्मानित किया।
भारत के बच्चों किशोरों और महिलाओं को कुपोषण मुक्त स्वस्थ और मजबूत करने का वचन देता हूँ। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा माह के दौरान मैं हर घर तक सही पोषण का संदेश पहुंचाऊंगा। जैसे कि पोषण का अर्थ पोषण आहार, साफ पानी और सही प्रथाएं। मैं पोषण अभियान को एक देशव्यापी जन आंदोलन बनाऊंगा। हर घर, हर विद्यालय, हर गांव, हर शहर में सही पोषण की गूंज उठेगी। इस जन आंदोलन से मेरे भारतीय भाई और बहन और सब बच्चे स्वस्थ होंगे और पूरी क्षमता प्राप्त करेंगे। ये मेरी प्रतिज्ञा है। सही पोषण सही देश रोशन। जो है वो जो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो हैं वो गांव-गांव में करती हैं, घर-घर में करती हैं। वो जो वहाँ के ट्रेडिशनल पकवान हैं उनका जो है वो उपयोग करके दोनों चीज़ें, एक तो लोगों को जो है वो उसका जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, पुराने अनाज हैं, बूटा अनाज जिसको हम कह सकते हैं, उसका उपयोग भी होता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हितकर हैं। और उसके अतिरिक्त जो है वो उससे बहुत सारी बीमारियों के टाइम भी जो है उसका फ़ायदा रहता है। जैसे मोटा अनाज जो है वो कोदा इत्यादि है, वो डायबिटीज़ के लिए जो है वो बहुत उपयोगी अनाज है। आप जो है वो डॉक्टर्स जो है वो प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप मिक्स्ड जो है वो अनाज जो है वो उसकी रोटी बनाएं। लेकिन जो हमारे इस प्रकार के जो पुराने ज़माने में जो अनाज होते थे, हालांकि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए आजकल लोग जो हैं उसको बड़े स्तर पर जो है वो नहीं बेचते हैं। लेकिन उसका बढ़ावा होना चाहिए जिससे हम बहुत सारी चीज़ों से जो है वो राहत प्राप्त कर सकते हैं। मैं वेलफेयर डिपार्टमेंट को, शिमला ज़िला के हमारे जो परियोजना अधिकारी हैं उनको बहुत जो है वो योजना अधिकारी या कार्यक्रम अधिकारी कहते हैं, उनको जो है बधाई देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बधाई देता हूँ। शिमला में जिला अध्यक्ष शिमला भाजपा रवि मेहता ने विक्रमादित्य सिंह के हालिया बयानों पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, देश में रजवाड़ा शाही भले ही 1947 में आजादी के साथ ही खत्म हो गई थी, लेकिन राजघरानों के राजकुमार की मानसिकता से राजशाही अभी भी नहीं जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के राजकुमार की ओर से लगातार दिए जा रहे बयानों से झलक रहा है। उन्हें लगता है कि देश और हिमाचल राजशाही से चल रहा है और हिमाचल और यहाँ की जनता राज परिवार की गुलाम है। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य के कर्मचारियों को लेकर दिए गए बयान उनकी राजवाड़ा शाही सोच को दर्शाता है। ये पहला मौका नहीं, हिमाचल कांग्रेस के इन राजकुमार ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर्मचारियों के लिए किया है। रवि मेहता ने कहा कि विक्रमादित्य ने कर्मचारियों के लिए कहा था, आपके परिवार पर मेरी गिद्ध जैसी नजर है, सरकार बनने पर आपको पटक पटक कर प्रदेश के कोने कोने में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह का बयान कर्मचारियों के प्रति उनकी सोच को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह की बयानबाजी कर्मचारियों से लेकर महिलाओं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तक है और वे प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, जिसका लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है। 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के साथ में ही देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था देश में हुई, राजशाही ख़त्म हुई। पर मैं ये आज मान रहा हूँ कि अभी भी जो बयान विक्रमादित्य सिंह जी का राजशाही ठाठ में जो आता है और वो जिस तरह का बयानबाजी पिछले कुछ समय से लगातार कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये लोकशाही और राजशाही में वो अंतर नहीं दिख रहे हैं। वो हमारे प्रदेश के कर्मचारियों को अपने बयानों में कह रहे हैं कि आपके परिवारों पर मेरी गिद्ध
की नज़र लगी है, आपको सरकार आने पर पटक पटक करके हिमाचल के कोने कोने पे भेजेंगे। वो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री शशि बाला जो रोडू से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ी, उनके लिए वो कहते हैं कि ठेकेदारों की गोद में बैठी है। माननीय मुख्यमंत्री जिनको प्रदेश ने मुख्यमंत्री बनाया, जनता का मैंडेट मिला, उनको कहते हैं किस खेत की मूली है। आज जब बयान आया है कि ये जो सरकार है डंडे के हिसाब से ही चलती है भाई, और अधिकारियों पे डंडा नहीं चलाएंगे तो जयराम सरकार, ये सरकार नहीं चलेगी। आप इस तरह की जो भाषा जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कांग्रेस के जो राजकुमार ये जो बयानबाजी कर रहे हैं उसका हम भरपूर विरोध भी करते हैं, और एक ये भी कहना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता कोई कीड़े मकोड़े नहीं है कि जो आपके इस हिसाब से आप जो राजशाही अंदाज में आप कहते हैं वो आपकी कहीं गुलाम है, आपके कर्मचारी, आपके अधिकारी आपके गुलाम हैं। और प्रदेश सरकार क्योंकि जयराम जी के नेतृत्व में चल रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस भाव से हम काम कर रहे हैं। और हम ये भी कहते हैं कि आपका जो ये बयान है राजशाही का, अभी चुनाव आने वाले हैं, लोकशाही आपको ये सब बताएगी कि इसका रिजल्ट आप भुगतने के लिए तैयार है। पूरी कांग्रेस भी आपके इन बयानों को लेकर के भुगतेगी। इसलिए मैं आज ये बड़ा खेद के साथ कह रहा हूँ कि जो आप डंडे से सरकारें चलाने की जो मानसिकता आपकी तब से रही है वो अब जनता सहन नहीं करेगी। चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में उसका जवाब मिलेगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जनजातीय अध्ययन संस्थान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के सभागार में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों का योगदान विषय पर कार्यक्रम करवाया गया। इस अवसर पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों से संबंध रखने वाले वीर नायकों का स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा है। तिलका मजही ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों के विरुद्ध पहाड़िया जनजाति को संगठित कर अपनी कोष पर आक्रमण किया, जिसके लिए उन्हें फांसी की सजा दी गई। भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज खत्म करने के लिए आंदोलन किया। इसी तरह थाला काल, चंथू नीलांबर, राधोजी भांगरे सहित अनेकों जनजातीय वीरों ने आजादी के संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन वीर नायकों को कई यातनाएं झेलनी पड़ी, कई स्वतंत्रता सेनानियों को जेल भेजा गया और इनमें से कई वीरों को फांसी की सजा भी हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा हर वर्ग और क्षेत्र का समान विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। जनजातीय उप योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों के लिए भी वर्ष 2018-19 से लेकर 2022 से 23 तक 3,619 करोड़ रुपए का प्रावधान की एक परिस्थिति थी। देश की आज़ादी के लिए लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, यहाँ तक के बलिदान दिए, लेकिन ये भाव नहीं था कि हमारा कहीं जिक्र होना चाहिए, रिकॉर्ड पे दर्ज होना चाहिए कि देश की आवश्यकता थी, देश आज़ाद होना चाहिए, स्वाधीनता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, ये एक लक्ष्य था। और उन्होंने अपने जीवन की कुर्बानी देने के बाद उस लक्ष्य को हासिल किया। और ख़ास तौर से जो ऐसे लोग थे जो लोगों से मिलते भी कम थे, यानी कि भीड़ में कम होते थे, लेकिन उसके बावजूद दूर दराज के इलाके में, ट्राइबल के इलाके में भी अपना योगदान स्वतंत्रता के लिए दे रहे थे। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव के पूरे देश भर में कार्यक्रम की एक श्रृंखला बनाई है, उसमें इसको भी जोड़ा है कि जो हमारे ट्राइबल के इलाके में भी स्वतंत्रता के उस आंदोलन में जो योगदान देने वाले लोग थे, जिनके बारे में देश दुनिया को बहुत कम जानकारी है, वो जानकारी कैसे और ज़्यादा बेहतर ढंग से हम निकाल सकें ताकि हम उनको भी स्मरण कर सकें, उनको योगदान को भी हम स्मरण कर सकें जिन्होंने उस हालात में भी देश की आज़ादी के लिए काम किया है। तो उस दृष्टि से ये कार्यक्रम है और मुझे इस बात की खुशी है कि ट्राइबल के बहुत सारे जो लोग उसमें अपना योगदान दिए हैं, उनमें से बहुत सारा जिक्र जो आज की प्रदर्शनी के माध्यम से
हम देख सकते हैं कि उसमें हम लोगों ने किस प्रकार से योगदान दिया है और इसको और संकलित करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश में भी उस दृष्टि से हम प्रयत्न करेंगे कि भाई कि इस तरह का इतिहास जहाँ जहाँ से हमको हासिल होता है उसको संकलित करके उसको इतिहास में कैसे आने वाले समय में रिकॉर्ड पे लाया जाए। New Civic, technologically advanced, aggressively styled. कौन डका रहा गरीबों के हक का राशन? गरीबों के राशन पर माफियाओं का डाका। जिला पूर्ति अधिकारी बने अनजान। गोदामों पर रहता है राशन माफियाओं का कब्जा। सराय मेहंदी में डिपो संख्या 88 आलम जुबेरी के पास राशन ले जा रहे फरीद माफिया को गेहूं और चावल सहित मोहल्ले वासियों ने पकड़ा। सालों से राशन डकारने का चल रहा है खेल। सरकारी राशन को औने पौने दामों में खरीद कर अपने गोदाम में रख लेते हैं माफिया। जिला पूर्ति अधिकारी जाँच के नाम पर खाना पूर्ति कर वापस लौट आते हैं। सहारनपुर में गरीबों का हक मारने वाले कई राशन माफियाओं के गैंग सक्रिय। सर्किट हाउस रोड, मंडी समिति रोड, पुराना कलसिया रोड और भी जगहों पर बने अपने ठिकानों पर माफिया सरकारी अनाज की करते हैं जमाखोरी। सुबह 3 बजे से शुरू होकर सूरज निकलने तक गोदामों में हो जाता है अनाज का स्टॉक जमा। क्या नाम आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। किस चीज़ की शिकायत की आपने? मैंने राशन डिपो की शिकायत की है। यहाँ पर है ना राशन डिपो पे इधर देख के बात करो। एक तो ये यूनिट काटते हैं हर एक कार्ड पर। उसके बाद है ना ये जब भी कहीं आता है, इस बार चावल और गेहूँ सब आए, इस बार चावल दिए, गेहूँ कैंसिल कर दिया। कहने गेहूँ तो पीछे से मिले ही नहीं। मैं इसकी पहले भी कंप्लेंट हम कर चुके कई बार, मगर कुछ नहीं हुआ। मगर इस बार है ना अब हमने ये सामने जो पीछे टेम्पो खड़ा है, माल भी पकड़ा गया और सब कुछ पकड़ा गया। अब इसके सामने होने के बावजूद भी और राशन डिपो वाला तो भाग गया यहाँ से। अच्छा, कितने टेम्पो निकलते हैं? कितने? ये 3-4 टेम्पो निकल जाते हैं। हाँ, तकरीबन ये से 3 से लेके 5 के बीच में निकलते हैं। कितने दिनों में निकलते हैं सर? ये जब है ना राशन डिपो पर राशन आता है ना, उसके जब लास्ट में बचता है वो तब निकालते हैं ये। अब क्या क्या मिला आपको सामान? इस बार चावल मिले हैं, चावल नहीं मिला, गेहूँ नहीं मिला। गेहूँ को मना कहते, पीछे सरकार ने कोई गेहूँ नहीं दिया इस बार। सरकार की तरफ से कोई गेहूँ नहीं है तो जी 3 से 5 वाला समय कौन सा है? सुबह का मॉर्निंग में। आप लोग क्या चाहते हैं? इसके ऊपर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई हुई इनके ऊपर। यहाँ लोगों ने बताया कि पहले भी इस तरह के जो है मामला सामने आया था कार्रवाई, लेकिन उसके बाद फिर से जो है राशन ये अक्सर ऐसा होता है इनके ऊपर ये माल पकड़ा है क्या पूरा प्रकरण में क्या? जी, पूरा प्रकरण ये है इसमें कि हमें ये सूचना दे के मौके पर बुलवाया गया है, तो हम यहाँ मौके पर तुरंत आए हैं और मौके पर हमने देखा है कि ये टेम्पो है, इसका नंबर UP 11T0705 है। इसमें कुछ राशन लदा हुआ है। अच्छा, मौके पर ड्राइवर नहीं है, वो भाग चुका है। तो अभी इस प्रकरण की जांच हो रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। लोगों की शिकायत है कि राशन नहीं देता है, राशन काट के देते हैं। इस बार उन्हें चावल दिया गया है, गेहूँ नहीं दिया गया, जबकि सारा गेहूँ है। जी, इस प्रकरण की पूरे की जांच हो जाए और जांच के बाद जो भी नियमानुसार कार्यवाही जिसके विरुद्ध भी होगी वो हम करेंगे। पिछले 2 घंटे से मीडिया भी है यहाँ पे, आम जनता भी है, तो आप लोग टाइम पे नहीं पहुँचे, क्या कारण है? नहीं, टाइम पर नहीं। जैसे हमें सूचना मिले हम तुरंत चलते हैं, लेकिन आने में टाइम भी लगता है, तो हम मौके पे आए हैं। 11 साहब को लगभग सुबह 6 बजे करीब फ़ोन जा चुका था, मगर आप लोगों की टीम जो आप ही आए हैं, टीम तो नहीं आई है। 9 बज चुके आप आए हैं, 3 घंटे में। 3 घंटे कोई छोटा मोटा समय नहीं होता। नहीं, जैसे ही सूचना मिले हम तुरंत आ गए। जी, होना चाहिए कार्रवाई। जी बिल्कुल, इसमें जो भी पूरी इसमें जांच होगी नियम से, और जो भी इसमें दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। बार 2 बार ये इस तरह से ऑलरेडी पहले भी सस्पेंड हो चुका है जाता है और ये इस पर पहले भी कार्रवाई हुई। नहीं, देखिए इसमें जो भी दोषी होगा उसकी जांच करके हम नियमानुसार कठोर से कठोर कार्यवाही करेंगे। लेकिन जो भी दोषी ये तो सीधा दिख रहा है, प्रत्यक्ष है, बिल्कुल आपके सामने आप देख सकते हैं, गेहूं के बैग से। हाँ, तो एक जांच स्थानीय निवासी भी आपको बता रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं। इसमें अन्य और किस तरह की जाँच करेंगे जी? और ऐसी कौन सी जाँच करेंगे आप इसमें? अभी जाँच इसमें एक इनका बयान होना है मौके पर, जो टेम्पो ले जा रहे थे, ठीक है ना। अभी हमें कट्टे भी गिनने, इसमें सब में गेहूँ है या कुछ में गेहूँ, कुछ में चावल है। तो चावल नहीं है अभी कहना है कि इसमें इनका बहुत बड़ा गोदाम भी है मेला गोपाल के पास, उसमें भी बहुत सारा राशन है जो हर महीने इकट्ठा करता है, आगे ब्लैक करता है। नहीं, वहाँ भी हम जांच करेंगे, इसीलिए इस प्रकरण के बाद हम वहीं जाएंगे, ठीक है ना। और पूरी इसकी तह तक जाकर बहुत गहराई से जांच करके इसमें हम कठोर कार्यवाही करेंगे। यहाँ एक वीडियो भी देखने को मिली है, लोगों ने बनाई थी, यहाँ की जनता ने। अभी जब राशन डीलर यहाँ से फरार हुए अपना डेपो बंद करके, ये सब ब्लैक करते हुए, तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों को अंदर बंद भी कर दिया गया। पलटी मार रहे थे। वो वीडियो भी हम देखें तो जांच में सारे तथ्य सामने आ जाएंगे, ठीक है।
राशन आपको पूरा मिलता है या नहीं? चावल दिए, गेहूं दिए। अच्छा, कौन सा डिपो है, क्या नाम है ये डिपो? सफीद का सफीद। वकील बैठे आलम वकील आलम जुबैरी। कितनी यूनिट है आपकी? मेरे 8 बच्चे हैं, 9 जने हैं। तो यूनिट पूरी मिलती है? ये 8 के देता है। 8 की देता है, एक कार्ड लेता है ना? कम देता है, कम देता है। कम देता है। सबको और कम देता है, मेरे घर सब जाके आपकी पूंजी बैठेगा खोल के जब कल मैंने काफी डाटा है। अब आपको क्या क्या अब की बार क्या क्या राशन? सिर्फ चावल देंगे, गेहूँ आई नहीं। डिपो वाला कौन है, क्या नाम है? दुकान नंबर दुकान नंबर 88। अच्छा, आपका जो राशन कार्ड है इसी दुकान से है? राशन वाशन किस तरह मिलता है आपको? जितने भी सारे जी 2 बार में स्विच हो, 2 बार 2 बार में स्विच हो। और उसका यही हाल है, सब परेशान है, ये खड़े ये भी परेशान है, और लोग हैं वो भी परेशान है। इस बार राशन पूरा मिला? राशन क्या क्या मिला आपको? राशन सिर्फ इतने चावल सिर्फ चावल, जो उसके साथ में अन्य सामान होता है वो भी मिला क्या? वो तो दिया। अच्छा, गेहूँ नहीं दिया? तो आपने गेहूँ की डिमांड करी तो क्या बोला गया? गेहूँ आ गया, अब गेहूँ नहीं मिलने की, और 3.5 रुपये लिए। गेहूँ क्यों नहीं मिलने का, क्या जवाब था? इसका कोई जवाब नहीं, बस खामोश हो गया। कितने यूनिट में पीछे गेहूँ के कट्टे खड़े हैं, देखा नहीं आपने कितने बैग्स पड़े हैं? ये यही नहीं कहना है, आप देखिए, उनमें हाथ लगा के देखिए। नहीं, गेहूँ तो है, गेहूँ में है। आप लोगों का ही तो गेहूँ है ना ये? हाँ, तो ये आप लोगों के हाथ का गेहूँ है। कितनी यूनिट मिलती है आपको? कितने परिवार में कितने बच्चे? कितने यूनिट है आपके? मेरे 2 हैं। 2 यूनिट है, यानी 10 केजी बैठता है जी? 10 किलो मिलता होगा ना? जी 10 किलो। 10 किलो पूरा मिलता है? पूरा मिलता है। नहीं, वो 10 किलो मिलता है। वैसे और लोगों को जो है इसकी ये शिकायत है कि ये 5 किलो पड़ती है। 5 किलो? 1 यूनिट? 1 यूनिट नहीं, 1 यूनिट तो 5 केजी मिलता ही है पूरे पे 5 किलो। अब आपको मैं दिखा सकता हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको बताया गया कि गेहूँ नहीं आया। आप देख सकते हैं, जीता जागता प्रमाण है, कट्टों में गेहूँ है, और ये दूसरा नहीं तीसरा चक्कर है लगभग, और 30 से 35 कट्टे इसके अंदर जा चुके हैं। जोरहाट में स्थित निमाटी घाट में टला बड़ा हादसा, जान जाने से बचे 60 लोग। जोरहाट के निमाटी घाट में आज एक बड़ी दुर्घटना होने से बचे लोग। बताया जाता है कि निमाटी घाट से माजुली जाने वाली नाव में बाथरूम में लगे कुमुद में से ब्रह्मपुत्र नदी का पानी आने लगा है और नाव में मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई है। इस दुर्घटना से काफी लोगों को अपने जान माल का नुकसान उठाना पड़ सकता था। आज से पहले 8 सितंबर 2021 को ऐसी ही दुर्घटना हुई थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार विभाग के कर्मचारियों की सुस्ती के कारण ऐसी दुर्घटना हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे जाकर इसे बड़ी दुर्घटना होने का पूरी आशंका है। असम जातीयतावादी युवा परिषद जोरहाट जिला समिति ने असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से आवेदन किया है कि जो सिंगल इंजन का नाव है उसे बंद करने की मांग की है, पर सिंगल नाव को बंद नहीं किया गया। ऐसी दुर्घटना आज फिर देखने को मिली, जिसमें इस बार लोगों को नुकसान नहीं हुआ। नावখন लगाए বাইক মটৰচাইকেল উঠাই আছিলোঁ বডিত, উঠাই থাকোঁতে আপোনাৰ বাৰিষা ছিজনৰ কাৰণে পানী কাৰেণ্টটো বেছি, সেইটো কাৰণে পানী দৌটোৱে ৰেম্পত খুন্দা মাৰি আমাৰ নাওখনত মানে কোমোৰৰ লেটিনত পানী অলপ চিটিকনি পৰিলে। এই চিটিকনিটো মানুহকেইটাই দেখি মানে ভয় কৰিলে, ভয় কৰি গোটেই মানুহখিনি চাব গুচি গ'ল লেটিনৰ ওচৰলৈ গোটেইখিনি মানুহ যোৱাৰ কাৰণে নাওখন বেক চাইডে লুটটো বেছি হৈ গ'ল। তেতিয়া পানী অকণমান মানে সোমাই দিলে, সোমাই মানুহখিনি ভয় কৰাৰ কাৰণে আমি মানুহখিনিক নমাই দি। देखिए, आज निमाटी घाट में एक नाव दुर्घटना होने से बच गया। जो फेरी निमाटी घाट का कमलाबाड़ी से माजुली जाने वाला जो 11:30 वाला फेरी था, वो फेरी सिंगल इंजन का फेरी था। ये फेरी जाने का समय में उस टाइम में पानी घुस गया है वो नाव का फेरी का अंदर, जो लेटिन का कुमुद है, कुमुद का अंदर से पानी घुस गया है, तो नाव का यात्री का बीच में हल्ला सिला लग गया है। तब यात्री लोग नाव से उतार कर इस पार में आ गया है, पार में आ गया है। तब हम लोग गया था, हम लोग का जो देखा है उसमें हम लोग का जो जानकारी मिला है उसमें से हम लोग बोलूँगा, जो पहली 2021 ईयर्स में सन में 8 सितंबर तारीख को एक नाव दुर्घटना हुआ था निमाटी घाट में। उसी जगह पर आज जो घटना होने वाला था बच गया है, उसी जगह में हुआ था। वो 2021 का जो 8 सितंबर तारीख में जो दुर्घटना हुआ था उसमें से 5 आदमी लोग मर गया था। उस टाइम में असम का मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत शर्मा डांगरिया
हेमंत बिश्व शर्मा डांगरिया खुद निमाती घाट में आकर जो सिंगल फेरी था वो बंद करके चला गया था, बंद करवा दिया था। समय जाने का बाद जिला प्रशासन ने वो सिंगल नाव को फिर चलाने के लिए शुरू कर दिया है। और जिला प्रशासन क्या किया है, उसका मशीन जो इंजन है, इंजन नया बनवा कर चलने के लिए इजाज़त दिया है। और वो फेरी चल रहा था, जो फेरी उसका जो इंटरनली से जो काम था, मतलब जो अंतर्गाथनी जो हम लोग बोलते हैं उसमें काम वगैरह बाकी था। हाँ, उसमें इतना जो स्ट्रांग होना चाहिए था इतना स्ट्रांग नहीं है। वो विभागीय कर्मचारी का सुस्ती का कारण आदमी का साथ माल, कच्चा माल ज़्यादा नहीं जाता है, थोड़ा जाता है। कैसा माल मछली ऐसे जाता है, वो जहाँ पर साइड में कर भर ज़्यादा हो गया है, इसीलिए थोड़ा नाव दब गया, डाउन हो गया था। और डाउन जब हुआ था, इसमें से जो नदी का पानी जो ढो उठता है, वो ढो का बीच में एक झटका लगा और झटका से लेट्रिन का कुमुद का अंदर पानी घुस गया था। हम लोग असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद ने हम लोग का मुख्यमंत्री को, असम का मुख्यमंत्री को हम लोग आवेदन कर रहा हूँ अभी, जो चलने के लिए अयोग्य है, क्षमता नहीं है, वो नाव को बंद कीजिएगा। नहीं तो ये जो 11 साल में जो दुर्घटना हुआ था उससे भी ज़्यादा भयंकर दुर्घटना हो जाएगा। ये विभागीय कर्मचारी का सुस्ती का कारण से अभी तक विभागीय कर्मचारी एकांश जो कुछ विभागीय कर्मचारी की अभी भी मन इतना छापा नहीं है, वो लोग का दुर्नीति का मन अभी भी है, इसीलिए हम लोग करप्शन का मन अभी भी है। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं, असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद जोड़ा जिला समिति का तरफ से हम लोग बोल रहा हूँ, जो चलने के लिए क्षमता नहीं है वो फिर बंद करवा दीजिए। निजी परिवहन सेवा में लगी शताब्दी ट्रैवल्स के कर्मचारियों की लापरवाही और गुंडाई सामने आई है। मामला जनपद जालौन के जालौन कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां नोएडा परिचौक से राठ के लिए जाने वाली शताब्दी ट्रैवल्स की बस में परिचौक से मोदहा के लिए बैठी 4 सवारियों को बीच रास्ते में शौच क्रिया के लिए उतार दिया और बस भगा लेकर चला गया। सवारियों द्वारा काफी दूर तक दौड़ने और आवाजें देने के बाद भी गाड़ी नहीं रोकी गई। थक हार कर यात्रियों ने डायल 112 को सूचना दी और पैदल चल दिए। गनीमत रही कि एक ट्रक वाले ने इन सवारियों को लिफ्ट देकर जालौन पहुँचाया। सवारियों के मुताबिक उन्होंने जब बस चालक और परिचालक को फोन किया तो उल्टा गाली गलौज करने लगा और कहा कि बस नहीं रुकेगी। फिलहाल डायल 112 के कर्मचारियों ने चारों सवारियों को दूसरी बस से उरई तक भेजा और कंट्रोल रूम से सूचना देकर उस बस से उरई में उन सवारियों का सामान उतरवा कर एक दुकान में रखवाया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर शताब्दी ट्रैवल्स के कर्मचारियों की मनमानी का खामियाजा इन सवारियों को क्यों भुगतना पड़ा और ऐसे दोषी बस चालक और परिचालक पर कार्रवाई कब होगी। कहाँ के हैं आप लोग? हम राठ के रहने वाले हैं। अच्छा। तो लेटरिन बाथरूम रोकने की चीज़ तो है नहीं, तो हो गए हम एक आदमी हमारा हाथ मार रहा है, फिर भी इसने गाड़ी बढ़ा दी। हमने फोन लगाया था, बोले लेटरिन बाथरूम कर लो। हमें आप ये बताइए आपका क्या क्या है? सामान हमारे चारों आदमी को बैग रखे हैं, कपड़े लगते हैं, अपने यही चार्ज फार्ज, ज़्यादा कोई महंगी चीज़ तो है नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं। मतलब बस वाले ने आप लोगों को रास्ते में छोड़ दिया? रास्ते में छोड़ दिया, हाथ देते सामान वहाँ पे उतार रहे थे, तो वहीं होटल था, तो हमने बोतलें ली, हम लोग फ्रेश इनका कोई लगेज का सामान आता है प्राइवेट में, तो ये बाहर उतार देते हैं। शहर में ना उतारने की वजह से, पुलिस की वजह से बाहर उतार देते हैं, होटल पे उतारा है सामान। हमने सोचा हमें लेटरिन बाथरूम लगी कर लें, जब तुम्हें सामान उतारने का टाइम है तो कम से कम बंदर लेटरिन बाथरूम तो नहीं रोक सकता, ये ऐसी चीज़ है। तो फिर भी गाड़ी हाथ देते बढ़ा दी। 3 आदमी हो रहे थे, आदमी हाथ दे रहा था, जिसने भागा भी है, काफ़ी दूर तक भागा भी है, फिर भी गाड़ी नहीं रोकी गई। कह रहा और फोन लगाया तो कह रहा कर देना कंप्लेन। ये कोई बात है, तो पैसे वाली घमंड वाली बात है, पैसे वाली बात है कि भाई पैसे वाले हो तो मारते रहो। आज तो कोई बात नहीं, छड़े हैं, पैदल आ गए। अगर कोई बच्चों वाला होता तो वो तो कोई कुछ भी बच्चों के साथ करता रहे, जंगल है 15-16 किलोमीटर दूरी, ऐसा थोड़ी है पैसा वाला का कोई बच्चे छोड़ दिए, ये कोई नियम नहीं होता। अब बाथरूम लेटरिन रोकने वाली चीज़ तो है नहीं। New Civic, technologically advanced, aggressively styled.
शहर के चर्चित विद्यालय भानी देवी गोयल में छात्र सांसद शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक, शिक्षक एवं समाज सेवी लोग उपस्थित रहे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में छात्रों का मनोबल बढ़ाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा नेशनल कैडेट कोर के छात्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए एवं नेशनल कैडेट कोर की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर छात्रों के बीच प्रकाश डाला गया। इस दौरान उपस्थित गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी एवं शिक्षकों का सम्मान भी संस्थान के द्वारा किया गया। अच्छा नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो हर आदमी में नहीं होती, लेकिन आप लोगों को तो इस बात का हर्ष होना चाहिए, माता रानी का आशीर्वाद है आप पे। क्या हमने जिंदगी पहली बार ये सिस्टम देखा कि लोकसभा, विधानसभा सारी व्यवस्थाएं आप लोगों के हाथ में है। और New Civic, technologically advanced, aggressively styled. मामला जनपद बिजनौर के नेटोर थाना क्षेत्र गांव मुकर्रमपुर का है, जहां नेटोर के मोहल्ला तीर ग्राम निवासी नौशादपुर अख्तर के ग्राम मुकर्रमपुर में जनता फायर सर्विस के नाम से एक पटाखे बनाने की फैक्ट्री है। बताया जा रहा है कि आज सुबह करीब 10 बजे फैक्ट्री में पटाखा बनाते समय अचानक आग लग गई। पटाखों में धमाका होने से कर्मचारियों में भगदड़ मच गई। वहीं आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल के साथ एसपी पूर्वी धर्म सिंह मरछाल व सीओ हिंदू सिद्धार्थ ने मौके पर पहुंचे, जांच कर आवश्यक कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए। एसपी पूर्वी धर्म सिंह मार्शल ने बताया कि पटाखा फैक्ट्री में लगी आग से किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आग बुझाने के लिए फैक्ट्री संचालक के पास पर्याप्त व्यवस्था थी और खुद ही उसने आग पर काबू पा लिया। ये कैसे लगी है, क्या है? ये ग्राम मुकर्रमपुर थाना क्षेत्र नेटवर्क में एक पटाखा बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की लाइसेंस है इसके पास, जो 2025 तक वैलिड है। ये पटाखा भर रहा था, उसी समय किसी चिंगारी से आग लग गई है। कोई जनहानि नहीं हुई है। जो पटाखा इसका बारूद था वो इसमें आग लगी। बाकी पुलिस मौके पर है, जांच की जा रही है आग लगने के कारण। आग पर कैसे काबू पाया? फायर ब्रिगेड की टीम तो आई नहीं। इसके पास पर्याप्त व्यवस्था आग बुझाने की, पानी आनी है कि पानी डाल के स्वयं ही आग पर काबू पा लिया। पुलिस का रूटीन चेकिंग है, पटाखा फैक्ट्री में जो पुलिस रूटीन चेकिंग करती है? रूटीन चेकिंग करती है, लाइसेंस है इसके पास, लाइसेंस धारक है और सुरक्षित जगह पर है, ये जंगल में है। कोई जो आसपास के किसान हैं उनका कहना है कि उनको डर है कहीं अगर फसल पर भी आग लगी तो कभी नुकसान। तो सुरक्षा के पर्याप्त उपाय देखे जाएंगे, लाइसेंस जारी किया गया है, तो कोई ऐसी बात नहीं, कार्रवाई की जाएगी। हीरालाल मार्ग पर फर्नीचर हाउस के बाहर खड़ी स्कूटी चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से चोरी की गई स्कूटी भी पुलिस ने बरामद की है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी भी जुटा रही है। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि हीरालाल मार्ग पर फर्नीचर हाउस के मालिक जगजीत सिंह की स्कूटी दिन दहाड़े अज्ञात चोर चुरा कर ले गया था, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। फुटेज मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के प्रयास तेज किए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को TSDC कॉलोनी के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। New Civic, technologically advanced, aggressively styled. फतेहपुर जिले के बहुआ हाउस पावर में ललौली थाना क्षेत्र के 12 से 14 गांव के 4 दिनों से बिजली आपूर्ति न होने के कारण ग्रामवासी व क्षेत्रवासी बेहद परेशान हैं। आज आकर बादा कानपुर मार्ग 8 बजे रात्रि से 11 बजे रात्रि तक जाम लगा दिया, जिससे सैकड़ों गाड़ियों की लाइन लग गई। आने जाने वाले वाहनों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्री वाहन, राजकीय परिवहन निगम की गाड़ियाँ 4 पहिया भी फंसे रहे। जब यात्रियों ने सूचना 112 में दी, वहीं मौके पर पहुंचे ललौली थाना अध्यक्ष आलोक पांडे ने भीड़ को कंट्रोल किया। वहीं प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास भी किया। वहीं मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के SDO व्यवस्था में सुधार का आश्वासन दिया, फिर जाकर जाम खुला। रात्रि में ही JE अमित कुमार SDO और नायब तहसीलदार विकास पांडे ने भी समझौता कराकर बिजली व्यवस्था दृश्य कराने की बात कही। New Civic, technologically advanced, aggressively styled. संगठन के मंडल अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों से भी अधिक कार्यकर्ताओं ने किसानों की समस्याओं के निराकरण संबंधी 9 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी देवपंत को सौंपा। मंगलवार को स्थानीय खंड विकास कार्यालय के प्रांगण में भारतीय किसान यूनियन तोमर की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसमें संगठन के मंडल अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा, शेत की बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल पर किसानों का करोड़ों रुपए अभी भी बकाया है, जिससे किसानों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। उन्हें विद्युत बिल जैसी समस्याओं के दौर से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में विद्युत अधिकारी भी किसानों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से बकाया गन्ने भुगतान शीघ्र ही कराने, क्षेत्र में पशुओं में फैल रही लंपी बीमारी संबंधित समाधान की मांग करते हुए 9 सूत्री ज्ञापन उप जिलाधिकारी देवबंद दीपक कुमार को सौंपा।
मैं ज्योतिवेंद्र सिंह ओलान, मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई ये हमारी यहाँ 7-8 मांग थी जो हमने उप जिलाधिकारी दीपक कुमार को दी अपनी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 5 दिन के अंदर अंदर सभी मांग पूरी कर ली जाएंगी और परसों को आप मुझे वही मिलवा करके मेरे ऑफिस में देवबंद। पहली मांग तो यही है कि जो बीमारी फैल रही है पशुओं में इसकी रोकथाम की जाए। दूसरी मांग यह है कि त्रिवेणी शुगर जो आपका जो मिल आपका बजाज शुगर मिल जो है ये किसानों पेमेंट नहीं कर रहा है, इसका पेमेंट तुरंत करवाया जाए। तीसरी मांग मेरी यह है कि जो अनाज दिक्कत बिजली वाले आके परेशान कर रहे हैं मजदूर किसानों को, कभी इनका बिल बढ़ा दिया, कभी ये कर दिया वो कर दिया, ये बिल्कुल नहीं चलने दी जाएगी। और भाई और मांग मेरी काफ़ी मेरी मांग है, मैं आपको बता सकता हूँ। विद्या पर्चा कहाँ भाई हो? एक लड़का है चल नतीपुर। भाई साहब हम 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, सिर्फ 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ मैं। अगर 15 दिन तक पेमेंट नहीं किया गया है तो 16 दिन धरना जारी हो जाएगा बजाज शुगर मिल पर कि बस अब जिसकी जिम्मेदारी मैं दे रहा हूँ अपने ब्लॉक अध्यक्ष को, ये इसी देख रेख में चालू होगा। तो जी भाई इनसे मुझे पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि ये बिल्कुल खरे उतरेंगे, किसानों का भला करेंगे, मजदूरों का भला करेंगे, कोई गलत काम नहीं करने देंगे। और मैं फिर ये कह रहा हूँ कि कोई भी गलत काम किसान तो ना करे। अगर कोई आदमी परेशान करता हो तो चुपचाप पकड़ के अपने घर बैठा ले, उसे चाय पिलावे, पानी पिलावे, खाना खिलावे और मुझे फ़ोन कर दे, मैं बैठ के बात करूँगा वहीं। उससे ज़्यादा कोई हत्तापाई, कोई बदतमीजी किसी भी अधिकारी की करते ना हो, जो वो किसी भी विभाग का हो। हम इसके लिए सब भाइयों को जोड़ के चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बढ़ाओगे, हर गांव में जाएगा, अपने एक ग्राम अध्यक्ष बनाओगे, इसको और ज़्यादा आदमी जोड़ेंगे। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी गई बड़ी जिम्मेदारी इसके लिए हम और जो आपके संगठन के लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? उनका मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, जिसने इतना विश्वास दिला मेरे में। मैं इनके लिए बिल्कुल खरा उतरूँगा, तन मन धन से हमारा सहयोग पार्टी के ले रहा है। New Civic, technologically advanced, aggressively styled. मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत पर शब्दों का कसा तंज। गृह मंत्री बोले, मास्क लगाकर अमृत पीने की प्रतिभा सिर्फ कांग्रेसियों में है। गहलोत जी के नेता राहुल बाबा जब आटा लीटर में कर सकते हैं तो ये मास्क लगाकर चरणामृत भी पी सकते हैं। अब जब उनकी पदयात्रा करने वाले लीटर में आटा कर सकते हैं, उनके सुरजेवाल जी किलो में अंडे तौल सकते हैं, तो फिर तो वो मास्क लगा के चरना मत लेंगे। वैसे कोरोना काल में मैंने ऐसा कोई मास्क नहीं देखा जिसे लगा के आप कुछ खा पी सकते हो, लेकिन ये जो कांग्रेस की प्रतिभाएं हैं ये इन्हीं के यहाँ संभव है। आज महिला मेट दिवस है और आज जनपद जालौन के जालौन खंड विकास अधिकारी सभागार में आयोजित किया गया। महिला मेट दिवस और ब्लॉक दिवस गांवों में मनरेगा योजना के तहत काम करने में जुटी महिला समूह की महिलाएं और महिला मेटों के प्रति आदर सत्कार भाव रखने और उनकी उपलब्धियों समस्याओं को सुनने के लिए आयोजित किया जाता था। संपूर्ण ब्लॉक दिवस इस महिला मेट दिवस पर हमने कुछ महिला मेट से बात की तो उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और सफलताएं भी हासिल होती हैं। जी आज महिला मेट दिवस है और आप भी एक महिला मेट हैं, तो जब आप काम करती हैं तो क्या क्या समस्याएं होती हैं या क्या क्या काम होते हैं बताएं जरा से। काम में ऐसा होता है कि जो बंद गिर रही सड़क उस पर काम चल रहा है, लेबर हमारी कम से कम 20 से ऊपर है जी और काम बराबर चल रहा है। बस एक ऐसी है, लेबर कभी कभी पेमेंट जैसा लेट हो जाता है, वो सरकारी रुपए है, क्योंकि जब वो लेबर भड़क जाती है तो हमें थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। ये बात है, तो कहीं ना कहीं देखिए कोई काम है, जब आप काम करने को किसी क्षेत्र में उतरी हैं तो जाहिर सी बात है सफलताएं हैं तो कुछ समस्याएं भी हैं। सफलता भी है और कुछ समस्या भी है। अब ये दोनों नहीं रहेंगी तो चलेगा कैसे? थैंक यू। माह की 7 तारीख को महिला मेट दिवस ब्लॉक में मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में आज ब्लॉक की सभी महिला मेटों को बुलाया गया था और उन्हें NMMS के माध्यम से कैसे मनरेगा मजदूरों की हाजिरी दी जानी है, ऐप कैसे डाउनलोड किया जाना है, इसका प्रशिक्षण दिया गया और जितनी जानकारी उनको अपेक्षित थी वो संपूर्ण जानकारी उनको दी गई। अच्छा, आज कुछ महिला मेटों की कुछ समस्याएं भी थी, उन समस्याओं को लेकर क्या निराकरण निकाले?
अब कुछ समस्याएं ऐसी हैं कि किसी के पास मोबाइल नहीं है या लेबर का पैसा तत्काल आ जाता है, महिला मेड का पैसा 1 महीने 2 महीने में आता है, तो इसको लेकर के सामान्य जानकारी की कमी थी, उसको जानकारी दी गई है। मेरठ नशाखोरों पर कार्रवाई के मुख्यमंत्री के आदेश के बाद मेरठ में बड़ा एक्शन। 50 लाख के स्मैक के साथ 3 सप्लायर गिरफ्तार। कॉलेज और मेरठ के मुख्य चौराहों पर बेचा करते थे स्मैक। युवाओं को नशे की लत लगाने वालों पर कार्रवाई। दूसरे जनपदों और राज्यों से लाकर मेरठ में हो रही थी स्मैक की सप्लाई। 50 लाख के स्मैक, तमंचा, कारतूस, ज्वेलरी बरामद। मेरठ में बड़े पैमाने पर लंबे समय से सप्लाई कर रहे थे स्मैक। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। देखिए, कल एक सूचना के आधार पे यहाँ पे नशे का कारोबार करने वाले कुछ बड़े अपराधियों पर कार्रवाई की गई। 912 ग्राम स्मैक की बरामदगी हुई है। इसके साथ 1,60,000 कैश भी इनके यहाँ मिला है। कुछ सोने के आभूषण भी, जो कोई स्मैक वाला ही इनके यहाँ गिरवी रख के गया था वो, और उसके अलावा कुछ 2 तमंचे भी मिले हैं इनके पास से। और ये जो स्मैक है, इसकी अनुमानित जो बाजार की कीमत है वो करीब 50 लाख की जा रही है। सर, क्या इतिहास से इनका कहाँ इसको ये तस्करी करते थे, कहाँ से लाते थे, कितने में आगे बेचा करते थे? देखिए, जो इनका पीछे का नेटवर्क है, कहाँ से ये ले आते थे, उनके बारे में कुछ सूचना मिली है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। और जैसे ही वो लोग पकड़े जाएंगे उसके बारे में भी आपको सूचित किया जाएगा। जो यहाँ पे यहाँ के बड़े सप्लायर्स थे, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे अपने नेटवर्क बिछा रखे थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनके बिहाफ पे काम करते थे, और कईयों पे पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है और बाकी कितना बड़ा नेटवर्क है, कितने लोग काम कर रहे हैं? क्या ये स्कूल कॉलेजेस के बाहर भी इसकी सप्लाई करा करते थे? देखिए, ये इनके जो ये बेसिकली मुख्य सप्लायर थे, ये अपने जो इनके बिहाफ पे सप्लाई करते थे उनको ये दिया करते थे, और वो शहर के और जिले के विभिन्न जगहों पे इसकी मेरठ में सप्लाई की, किसी और जनपद में भी सप्लाई करते थे? देखिए, ये अभी तक जो इनके पीछे का नेटवर्क मिला है वो कई जनपदों से जुड़ा है। क्योंकि वो जानकारी अभी गोपनीय है, इसलिए आपके साथ शेयर नहीं की जा रही है। उस पर कार्रवाई उस पर अभी आगे की कार्रवाई की जा रही है। जैसे उसमें गिरफ्तारी हो जाएगी या आगे कुछ सफलता मिल जाएगी तो आपके साथ शेयर की। कितना बड़ा नेटवर्क है सर, कितने लोग काम करते हैं इसमें? देखिए, ये जो फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, शादाब, गुलशाद और नौशाद। और इनका जो पीछे का नेटवर्क है, जैसा कि मैंने बताया, इसकी जब पूरी जांच हो जाएगी, पूरी कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बारे में इन तीनों मुख्य जो है किसकी भूमिका सबसे ज्यादा है? देखिए, इसमें जो शादाब है वो इसमें मुख्य आरोपी है। कितने सालों से इस काम के धंधे में लगा हुआ है, पता चला? देखिए, इसके ऊपर पहले भी मुकदमे NDPS और अन्य धाराओं में दर्ज किए जा चुके हैं। 2020 इत्यादि में कुल मिला के 7 मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर। रीति रिवाज से विराजमान हुए भगवान सूर्य जल विहार के लिए ढोल में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे भगवान सूर्य। दतिया जिले में एकमात्र है भगवान सूर्य का मंदिर। सैकड़ों वर्षों से चली आ रही ढोल विमान यात्रा की परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना के बाद विराजमान होते हैं भगवान भास्कर ढोल में। सूर्य नगरी बालाजी धाम के नाम से ढोल 11 भगवान भास्कर की। आप देख सकते हैं रीति रिवाज से विराजमान है सूर्य भगवान। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट के पास आस्था पथ के ऊपर जयराम आश्रम मार्ग पर नियम विरुद्ध बने एक होटल संचालक ने सड़क पर अवैध कब्जा कर लिया है। सड़क पर अवैध रूप से होटल में सुविधा के लिए भारी भरकम जनरेटर लगाया गया है, जिसकी आड़ में कई अवैध अतिक्रमण भी हो रहे हैं। ऐसा होने से जयराम आश्रम मार्ग पर जाम लगना आम हो गया है। त्रिवेणी घाट जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिस जगह पर जनरेटर लगाया गया है उस जगह पर कभी एक भव्य साईं मंदिर हुआ करता था, जिसे अतिक्रमण बताते हुए ध्वस्त किया गया है। अब होटल संचालक लगातार नियम विरुद्ध तीसरी मंजिल पर कमरे बना चुका है, सड़क पर जनरेटर लगा चुका है, होटल में आने वाले पर्यटकों के वाहनों की अवैध पार्किंग करा रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदार होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिससे जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। New Civic, technologically advanced, aggressively styled.
मामला कोतवाली बेहट क्षेत्र के गांव कलसिया स्थित पूर्वी नहर का है, जहां बुधवार को हरियाणा प्रदेश के पानीपत निवासी सचिन पुत्र मुकेश अपने साथियों के साथ सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। जैसे ही वह पूर्वी यमुना नहर कलसिया के निकट पहुंचे तो भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए पूर्वी यमुना नहर में नहाने लगे। नहाते वक्त सचिन का पैर फिसल गया, जिससे वह गहरे पानी की चपेट में आ गए और करीब 700 मीटर आगे पानी में बह गए, जहाँ सचिन की चीख पुकार सुनकर अन्य श्रद्धालुओं ने नहर में घुसकर सचिन को बचाया। सुबह सुबह फिर से चल पड़ा कानूनी हंटर। उप संभागीय परिवहन अधिकारी ने सीमेंट से लदे ओवरलोड ट्रक को पकड़कर कोतवाली जालौन में दाखिल कराया। साथ ही लगभग 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। उरई से सीमेंट लादकर औरैया जिले के डीबियापुर जा रहा था ट्रक। जालौन कोतवाली क्षेत्र के देवनगर चौराहे के पास से ARTO ने पकड़ा ट्रक। क्या नाम है? श्याम। इसमें ट्रक में क्या है? सीमेंट है। कहाँ से लेके कहाँ जा रहे थे? उरई से लेके दिव्यापुर जा रहे थे। तो किसने पकड़ा है आपको? RTO। क्यों पकड़ा है, वजह क्या रही है? ओ, कहाँ से पकड़े गए? यहीं चौराहे। कितना सीमेंट होगा? 600।